हेलो दोस्तों, 9 चैप्टर हाउ टू एंजॉय योर लाइफ एंड योर जॉब। लोगों के साथ व्यवहार का बड़ा रहस्य। इस धरती पर किसी से कोई काम कराने का एक ही तरीका है। क्या आप कभी यह सोचने के लिए रुके हैं? हाँ, सिर्फ एक तरीका, और यह वह है उस इंसान में उस काम को करने की इच्छा जगाना। याद रखिए, और कोई तरीका नहीं है। हाँ, वैसे आप किसी पर रिवॉल्वर तानकर भी उसे उसकी घड़ी देने पर मजबूर कर सकते हैं। आप अपने कर्मचारियों को सहायता करने पर मजबूर कर सकते हैं, जब तक आप पीछे न मुड़ जाएं, उसको नौकरी से निकालने की धमकी देकर। आप किसी बच्चे से डांटकर या थप्पड़ मारकर जो भी कराना चाहें करा सकते हैं, पर इन तरीकों के ऐसे परिणाम आ सकते हैं जो आपको पसंद ना आए। मैं आपसे कोई काम तभी करा सकता हूं जब मैं आपको वह दूं जो आप चाहते हैं। आप चाहते क्या हैं? सिगमंड फ्रायड ने कहा है कि जो भी हम चाहते हैं उसके पीछे सिर्फ 2 प्रायोजन होते हैं, सेक्स की इच्छा और महान बनने की इच्छा। जॉन डेवी, अमेरिका के सबसे महान दार्शनिकों में से एक, ने इसे कुछ अलग शब्दों में बताया है। डॉक्टर डेवी ने कहा है कि इंसानी स्वभाव की सबसे गहरी इच्छा है महत्वपूर्ण होने की इच्छा। इस मुहावरे को याद रखें, महत्वपूर्ण होने की इच्छा। यह ज़रूरी है, इसे आप इस किताब में कई बार पढ़ेंगे। आप क्या चाहते हैं? कई चीज़ें नहीं, बल्कि कुछ चीज़ें जो आप चाहते हैं, और आपकी गहरी इच्छा है कि वे आपको ज़रूर मिले। अधिकतर लोगों द्वारा चाही जाने वाली कुछ चीज़ें: सेहत और जीवन की सुरक्षा, भोजन, नींद, पैसा और पैसे से खरीदी जाने वाली चीज़ें, आगे का जीवन, सेक्स की इच्छा पूर्ति, अपने बच्चों का भला, महत्वपूर्ण होने का एहसास। इनमें लगभग सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। एक के अलावा सिर्फ एक अभिलाषा है जो भोजन या नींद की इच्छा जितनी गहरी और अनिवार्य है, जो शायद ही पूरी होती है। इसे फ्रायड महान होने की इच्छा कहते हैं, इसे डेवी महत्वपूर्ण होने की इच्छा कहते हैं। लिंकन ने एक पत्र को शुरू करते हुए कहा था, तारीफ सभी को पसंद है। विलियम जेम्स ने कहा था, इंसानी स्वभाव में सबसे गहरा सिद्धांत प्रशंसा की तड़प है। उन्होंने ध्यान रहे प्रशंसा की इच्छा या अभिलाषा या कामना के बारे में नहीं कहा, उन्होंने प्रशंसा की तड़प कहा। यह एक कभी ना होने वाली इंसानी भूख है, और जो भी बिरला इंसान दिल की इस भूख को ईमानदारी से संतुष्ट करेगा, वह लोगों को मुट्ठी में रखेगा, और उसकी मृत्यु पर तो यमराज को भी दुख होगा। महत्वपूर्ण होने की इच्छा इंसानों और जानवरों के बीच का एक मुख्य अंतर है। विस्तार से बताऊं तो जब मैं मिसूरी के खेत में काम करने वाला लड़का था, मेरे पिता ड्यूरोक, जर्सी सूअर और सफ़ेद चेहरे वाले मवेशी पालते थे। हम मध्य पश्चिम में अपने सूअर और सफ़ेद चेहरे वाले मवेशी गांव के मेलों में ले जाते थे। हम अक्सर प्रथम पुरस्कार ले जाते थे। मेरे पिता नीले रिबन एक सफ़ेद कपड़े पर लगाते थे, और जब दोस्त या अन्य लोग हमारे घर आते थे, वे उस सफ़ेद कपड़े को निकालते थे। वे दोनों छोरों को पकड़कर उन सारे नीले रिबनों को दिखाते थे। उन रिबनों से सूअरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन मेरे पिता को पड़ता था। ये पुरस्कार उन्हें महत्वपूर्ण होने का एहसास देते थे। अगर हमारे पूर्वजों में महत्वपूर्ण दिखने की ललक ना होती तो सभ्यता कभी नहीं बन पाती। उसके बिना हम जानवर सरीखे होते। यह महत्वपूर्ण दिखने का एहसास ही था जिसने एक अशिक्षित गरीब किराने के क्लर्क को कानून की उन किताबों को पढ़ने पर बाध्य किया जो उसे एक बैरल के नीचे मिली थी और जिन्हें उसने 50 सेंट में खरीदा था। आपने शायद उस किराने के क्लर्क का नाम सुना होगा, उसका नाम लिंकन था। महत्वपूर्ण दिखने के एहसास ने ही डिकेंस को अमर उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित किया। इसी इच्छा ने सर क्रिस्टोफर रेन को पत्थर में अपनी सिम्फनियों को डिजाइन करने की प्रेरणा दी। इसी इच्छा ने
रॉकफेलर को करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने की वजह दी, भले ही वे उसे कभी खर्च नहीं कर पाए। और यही वह इच्छा है जो आपको शहर के सबसे अमीर इंसान को अपनी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा बड़ा घर बनाने के लिए बाध्य करती है। यही इच्छा आपको लेटेस्ट स्टाइल पहनने, लेटेस्ट कारें चलाने, अपने प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में बात करने के लिए बाध्य करती है। यही इच्छा कई लड़कों और लड़कियों को अपराधियों के संगठन में जाने और अपराध करने पर मजबूर करती है। न्यूयॉर्क के भूतपूर्व पुलिस कमिश्नर ईपी मलरूनी के अनुसार एक औसत युवा अपराधी अहम से भरा होता है और गिरफ्तार होने के बाद उसका पहला निवेदन होता है कि अखबार उसे नायक के रूप में प्रस्तुत करे। जेल में बिताए जाने वाले समय की परेशानी उसे नहीं दिखती, क्योंकि वह प्रसिद्ध खिलाड़ियों, फिल्मी सितारों, टीवी स्टारों और नेताओं के साथ अखबार में अपनी फ़ोटो छपने की खुशी में डूबा होता है। अगर आप मुझे यह बताएं कि किस चीज़ से आपको महत्वपूर्ण होने का एहसास मिलता है, तो मैं बता दूंगा कि आप कैसे इंसान हैं। यही आपका चरित्र निर्धारित करता है। यह आपके बारे में सबसे ज़रूरी चीज़ है। उदाहरण के तौर पर जॉन डी रॉकफेलर को यह एहसास चीन के पीकिंग में उन लाखों गरीब लोगों के लिए हॉस्पिटल बनाने के लिए पैसे देने से मिलता था जिनसे वे कभी मिले भी नहीं थे। डिलिंजर दूसरी तरफ को एक एहसास एक डाकू, बैंक डकैत और हत्यारा बनने में मिलता था। जब FBI के एजेंट उसका पीछा कर रहे थे, वह मिनेसोटा के एक फार्म हाउस में घुस गया और चिल्लाया, मैं डिलिंजर हूँ। उसे इस बात पर गर्व था कि उसे पब्लिक का नंबर 1 दुश्मन माना जाता है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, पर मैं डिलिंजर हूं, उसने कहा। हाँ, रॉकफेलर और डिलिंजर में एक बड़ा अंतर इस बात का है कि वे कैसे महत्वपूर्ण होने का एहसास चाहते थे। इतिहास ऐसे शानदार उदाहरणों से भरा पड़ा है जब प्रसिद्ध लोग महत्वपूर्ण होने के एहसास के लिए संघर्ष कर रहे थे। जॉर्ज वॉशिंगटन माननीय यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति कहलाना पसंद करते थे। कोलंबस की इच्छा थी कि उसे महासागर का एडमिरल और इंडिया का वायसराय कहा जाए। कैथरीन द ग्रेट उन चिट्ठियों को नहीं पढ़ती थी जिनमें उन्हें माननीय महारानी कहकर नहीं संबोधित किया गया हो, और श्रीमती लिंकन व्हाइट हाउस में श्रीमती ग्रांट पर भड़क पड़ी और चिल्ला उठी, जब तक मैं बैठने को ना कहूँ तुम्हें बैठने की हिम्मत कैसे हुई। हमारे करोड़पतियों ने एडमिरल बायर्ड के अंटार्कटिक मिशन में यह सोचकर पैसा लगाया कि बर्फीली पहाड़ियों का नाम उनके नामों पर रखा जाएगा, और विक्टर ह्यूगो की दिली इच्छा थी कि पेरिस का नया नाम उनके सम्मान में रखा जाए। शेक्सपियर ने भी, उनकी शक्ति बेपनाह थी, उसके परिवार के लिए एक शाही कोट मंगाकर अपने नाम में चमक लाने की कोशिश की थी। कई बार लोग सहानुभूति और ध्यान पाने के लिए, महत्वपूर्ण होने के एहसास के लिए बेतुकी चीज़ें कर बैठते हैं। श्रीमती मैककिन्ले का उदाहरण लें। महत्वपूर्ण होने के एहसास के लिए उन्होंने अपने पति अमेरिका के राष्ट्रपति को शासन के ज़रूरी काम छोड़ने को कहा ताकि वे उनके बिस्तर के पास बैठे रहें और अपनी बाहों में उन्हें सुलाने की कोशिश करते रहें। उन्होंने अपने दांत का इलाज कराते समय पति को पास बैठाकर ध्यान देने की इच्छा पूरी की, और एक बार वे गुस्से से उबल पड़ी जब उनके पति को राज्य के सचिव जॉन हे से मिलने के लिए उन्हें डेंटिस्ट के पास अकेले छोड़कर जाना पड़ा। लेखिका मेरी रॉबर्ट राइनहार्ट ने मुझे एक बार एक ऐसी तेज़ तर्रार जीवंत युवती के बारे में बताया था जो महत्वपूर्ण होने के एहसास के लिए अशक्त हो गई। एक दिन श्रीमती राइनहार्ट ने कहा, इस युवती को किसी चीज़ से नज़र मिलानी पड़ी, वह थी उसकी उम्र। जिंदगी के अकेलेपन से भरे दिन उसके इंतज़ार में थे। उसके पास कुछ भी अपेक्षा करने लायक नहीं था। उसने बिस्तर पकड़ लिया,
अगले 10 सालों तक उसकी बूढ़ी माँ तीसरी मंजिल पर जाकर उसकी देखभाल करती रही। फिर एक दिन सेवा से थककर बूढ़ी माँ स्वर्ग सिधार गई। कुछ हफ्तों तक वह अशक्त युवती दिन काटती रही। फिर वह उठी, उसने कपड़े पहने और वापस जीने लगी। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि जब वास्तविकता की कठोर दुनिया में महत्वपूर्ण होने का एहसास नहीं मिलता तो कई लोग इसकी तलाश में पागलपन के ख्याली महलों में चले जाते हैं और बोरा जाते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में मानसिक बीमारी से परेशान लोगों की संख्या बाकी सारी बीमारियों से परेशान लोगों की संख्या से ज़्यादा थी। इस पागलपन का क्या कारण है? कोई भी इंसान ऐसे सवाल का जवाब नहीं दे सकता, लेकिन हम जानते हैं कि सिफिलिस जैसी कुछ बीमारियां दिमाग की कोशिकाओं को बर्बाद कर डालती हैं और इंसान पागल हो उठता है। दरअसल आदि मानसिक बीमारियों की वजह दिमागी आघात, शराब, नशा और चोट जैसे भौतिक कारण हैं, लेकिन बाकी आदि बीमारियों में यह सुनकर अजीब लगता है कि दिमाग की कोशिकाओं को कोई चोट नहीं पहुंचती है। इनके पोस्टमार्टम टेस्ट में यह पता लगा कि अति शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शियों से देखने पर यह पाया गया कि उनकी कोशिकाएं उतनी ही स्वस्थ थीं जितनी आपकी और हमारी हैं। ये लोग क्यों पागल हो जाते हैं? यह प्रश्न मैंने एक सबसे महत्वपूर्ण मानसिक चिकित्सालय के प्रमुख डॉक्टर से पूछा। अपने विषय पर काफ़ी अधिक सम्मान और पुरस्कार पाने वाले इस डॉक्टर ने ईमानदारी से कहा कि उन्हें भी इसका कारण नहीं पता। कोई भी निश्चित तौर पर नहीं जानता, पर उनका कहना था कि कई लोग पागल हो जाते हैं क्योंकि वास्तविक दुनिया में उन्हें महत्वपूर्ण होने का एहसास नहीं मिल पाता जो वे खोज रहे हैं। फिर उन्होंने मुझे एक कहानी बताई। मेरे एक मरीज हैं जिसकी शादी एक ट्रेजेडी बन गई। वह प्यार, सेक्स का सुख, बच्चे, सामाजिक प्रतिष्ठा चाहती थी, पर जिंदगी ने इसकी सारी आशाओं पर पानी फेर दिया। उसका पति उससे प्यार नहीं करता था। उसने उसके साथ खाने से इनकार कर दिया और उससे अपना भोजन ऊपर अपने कमरे में मंगवाता था। उसके पास बच्चे नहीं थे, सामाजिक सम्मान नहीं था। वह पागल हो गई और अपनी कल्पनाओं में उसने अपने पति को तलाक दे दिया और अपना पुराना नाम वापस रख लिया। वह विश्वास करती थी कि जब उसकी शादी इंग्लिश अभिजात वर्ग में हुई है और वह लेडी स्मिथ कहलाना पसंद करती है। रही बात बच्चों की, तो वह कल्पना करती थी कि उसे हर रोज़ एक नया बच्चा पैदा होता है। जब भी मैं उसे फ़ोन करता हूँ वह बोलती है, डॉक्टर कल मुझे एक नया बच्चा हुआ। ज़िंदगी ने उसके सपनों के सारे जहाज़ वास्तविकता की चट्टानों पर तोड़ दिए, लेकिन पागलपन के सुनहरे द्वीपों पर वह सूरज की नर्म गर्मी और बालू पर लेटने का सुखद एहसास ले रही है। ट्रेजिक, ओ पता नहीं। उसके डॉक्टर ने मुझसे कहा कि अगर उसके हाथ में उस औरत का पागलपन छीनना मुमकिन होता तो भी वह वैसा नहीं करता। वह स्त्री अभी की हालत में ज़्यादा खुश है। कुछ लोग महत्वपूर्ण होने के एहसास के लिए इतने भूखे होते हैं कि वे इसके लिए पागल हो उठते हैं। अब सोचिए कि हम और आप लोगों को सच्ची तारीफ देकर कितना कुछ पा सकते हैं। अमेरिकी बिजनेस में हर साल $1 मिलियन की सैलरी पाने वालों में से एक थे चार्ल्स श्वाब। उस समय कोई इनकम टैक्स नहीं था और हफ्ते में $50 कमाने वाला इंसान अमीर समझा जाता था। जब उनकी उम्र सिर्फ 48 साल थी, उन्हें नई बनी यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कंपनी का पहला प्रेसिडेंट बनने के लिए एंड्रयू कार्नेगी ने चुना था। श्वाब ने बाद में यूएस स्टील छोड़ दिया और उन्होंने दिक्कत में पड़ी बेथेलहेम स्टील कंपनी की बागडोर संभाली और उसे अमेरिका की सबसे सफल कंपनियों में से एक बना दिया। एंड्रयू कार्नेगी ने हर साल $1 मिलियन या हर दिन 3000 से ज़्यादा डॉलर चार्ल्स श्वाब को क्यों दिया? क्योंकि श्वाब एक जीनियस थे? नहीं, क्योंकि वे स्टील निर्माण के बारे में बाकी लोगों से ज़्यादा जानते थे? बिल्कुल नहीं। चार्ल्स श्वाब ने खुद कहा था
कि उनके नीचे काम करने वाले लोग स्टील के बारे में उनसे कहीं अधिक जानते थे। श्वाब का कहना था कि उन्हें यह सैलरी उनके लोगों के साथ सही व्यवहार करने की क्षमता के कारण मिलती थी। मैंने उससे पूछा कि वे कैसे व्यवहार करते हैं। उन्होंने जो रहस्य बताया वह उनके ही शब्दों में यहाँ है। वे शब्द जिन्हें तांबे की तख्ती पर खुदवाकर हर घर, स्कूल, दुकान और ऑफिस में टांगा जाना चाहिए। वे शब्द जिन्हें बच्चों को लैटिन शब्दों में संधि या ब्राज़ील की वार्षिक वर्षा के बारे में जानने के बजाय याद करना चाहिए। वे शब्द जिन्हें अपनाने पर आप और हम अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। मेरी क्षमता है कि मैं अपने लोगों में उत्साह पैदा कर सकता हूँ, श्वाब ने कहा। मेरी सबसे बड़ी प्रतिभा है कि मैं तारीफ और प्रोत्साहन से लोगों को उनका बेस्ट बनने में मदद करता हूँ। सीनियर लोगों को आलोचना किसी भी इंसान की महत्वाकांक्षा को मार डालती है। मैं किसी की आलोचना नहीं करता, मैं लोगों में काम करने का उत्साह पैदा करता हूँ। इसलिए मैं प्रशंसा करने के लिए उत्सुक और दोष निकालने से दूर रहता हूँ। अगर मुझे कुछ पसंद आया तो मैंने दिल से उसकी तारीफ़ करता हूँ। यह स्वभाव करते थे। औसत लोग क्या करते हैं? ठीक उल्टा। उन्हें कुछ पसंद ना आए तो वे अपने जूनियर पर बरस पड़ते हैं। उन्हें कुछ पसंद आ जाए तो चुप रह जाते हैं। इससे एक पुरानी कहावत याद आती है, मैंने एक बार गलती की और बार बार सुनना पड़ा। मैंने 2 बार सही काम किया पर उस बारे में कभी नहीं सुना। अपनी इतनी लंबी ज़िंदगी में दुनिया के हिस्सों में तरह तरह के लोगों से मिलने के बाद श्वाब ने कहा, मुझे एक भी ऐसा इंसान नहीं मिला, भले ही वह कितना भी बड़ा हो, जिसने आलोचना की तुलना में तारीफ पाने पर ज़्यादा अच्छा काम किया हो। फिर उन्होंने बताया कि यही एंड्रू कार्नेगी की बेमिसाल सफलता की एक वजह है। कार्नेगी अपने लोगों की तारीफ सबके सामने और अकेले में करते थे। कार्नेगी अपने लोगों की तारीफ उनकी कब्र पर भी करते थे। उन्होंने अपनी मृत्यु के बाद का संदेश लिखा था जो इस प्रकार था, यहाँ एक ऐसा इंसान लेटा है जो अपने से ज़्यादा बुद्धिमान लोगों से बर्ताव करने का तरीका जानता था। जॉन डी रॉकफेलर ने सफलता का एक रहस्य उनका लोगों से बर्ताव करने का तरीका था। उदाहरण के तौर पर जब उनके एक पार्टनर एडवर्ड टी बेडफोर्ड ने दक्षिण अमेरिका में एक बुरे आदमी के कारण $1 मिलियन का नुकसान कर डाला तो जॉन डी इसकी निंदा कर सकते थे, पर उन्हें पता था कि बेडफोर्ड ने अपनी भरपूर कोशिश की थी और अब यह मामला ख़त्म हो गया था। इसलिए रॉकफेलर ने प्रशंसा के लिए कुछ खोज निकाला। उन्होंने बेडफोर्ड की तारीफ़ की क्योंकि उन्होंने निवेश किए पैसे का 7% बचा लिया था। यह कमाल है, रॉकफेलर ने कहा। हम हर बार ऊपर वाले जितना अच्छा काम नहीं करते। मेरे संग्रह में एक ऐसी कहानी है जो मेरे जानते कभी नहीं घटी, पर यह एक सच बयान करती है, इसलिए यहाँ उसे दोहराता हूँ। इस मजाकिया कहानी के अनुसार एक बार एक ग्रामीण औरत ने दिन भर के भारी काम के बाद अपने घर के मर्दों के सामने पुआल का गट्ठर परोस दिया और जब उन्होंने गुस्से में पूछा कि क्या वह पागल हो गई है तो उसने जवाब दिया, क्यों, मुझे क्या पता था कि तुम इस पर ध्यान दोगे। मैं तुम लोगों के लिए 20 वर्षों से खाना बना रही हूँ और आज तक कभी तुम लोगों ने पूछा कि तुम लोगों को पुआल क्यों नहीं खिला रही। कुछ वर्ष पहले जब घर से भाग जाने वाली पत्नियों पर एक अध्ययन किया गया तो उसके हिसाब से उसके भाग जाने का सबसे ज़रूरी कारण क्या पता लगा होगा। यह था तारीफ का अभाव। और मेरा विश्वास है कि घर से भागने वाले पतियों पर अगर कोई अध्ययन हो तो भी यही निष्कर्ष निकलेगा। हम अपने जीवन साथियों को इतना सामान्य मान लेते हैं कि उन्हें कभी नहीं बताते कि हम उनकी कितनी तारीफ़ करते हैं। हमारी क्लास के एक सदस्य ने अपनी पत्नी द्वारा किए गए एक निवेदन में बताया और वह उसके चर्च की कुछ औरतें आत्म सुधार के एक कार्यक्रम का हिस्सा थे।
उसके अपने पति से उन 6 चीज़ों के बारे में पूछा जिनमें सुधार करके वह बेहतर पत्नी बन सकती है। पति ने क्लास में कहा, मैं इस तरह के निवेदन से चकित रह गया। सच में मेरे लिए उन 6 चीज़ों को बताना बड़ा आसान था जो मैं उसमें बदलना चाहूँगा। हे भगवान, वह 1000 चीज़ें बता सकती थी जो मुझ में बदलना चाहेगी, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने उससे कहा, मुझे सोचने दो, मैं सुबह जवाब दूंगा। अगले दिन मैंने एक फूल बेचने वाले को बुलाया और उसे मेरी पत्नी को 6 गुलाब भेजने को कहा, जिसके साथ एक नोट लिखा था, मैं तुम में बदलाव लाने वाली 6 चीज़ें नहीं सोच सका। तुम जैसी हो मुझे अच्छी लगती हो। जब मैं शाम में घर पहुंचा तो आपको क्या लगता है, दरवाजे पर मेरा किसने स्वागत किया? सही समझे, मेरी पत्नी ने। उसकी आंखें नम थीं। कहने की ज़रूरत नहीं कि मुझे अच्छा लगा कि मैंने 6 चीज़ें नहीं गिनाई थीं। अगले रविवार को चर्च में जब उसने अपने साथ कार्यक्रम में शामिल औरतों को यह बताई तो मेरे पास आईं और उन्होंने कहा कि उन्होंने आज तक ऐसी समझदारी भरी बात नहीं सुनी थी। जब मुझे तारीफ की ताकत के बारे में पता चला, फ्लोरेंस ज़ीगफेल्ड ब्रॉडवे को चमत्कृत करने वाले सबसे बड़े प्रोड्यूसर ने अपनी प्रतिष्ठा अमेरिकन लड़की को महिमा मंडित करने की सूक्ष्म क्षमता से बनाई। बार बार उन्होंने साधारण शक्ल सूरत वाली लड़कियों को रहस्य और मादकता की रहस्यमय मूर्तियों में बदल दिया। तारीफ और आत्मविश्वास की ताकत को जानते हुए उन्होंने महिला के प्रति शिष्टता और विचारशीलता से स्त्रियों को खूबसूरत बना दिया। वे व्यवहारिक थे। उन्होंने अपनी कोरस लड़कियों की सैलरी $30 प्रति सप्ताह से बढ़ाकर 175 कर दी और वे शिफ्ट भी थे। फॉलीज की ओपनिंग नाइट में वे अपने शो के सितारों को टेलीग्राम भेजते थे और कोरस की हर लड़की को अमेरिकन ब्यूटी गुलाब से नवाजते थे। एक बार मुझे उपवास का शौक चढ़ा और मैं 6 दिन और 6 रात बिना खाए पिए रहा। यह मुश्किल नहीं था। मैं दूसरे दिन ज़्यादा भूखा था, उससे कम भूखा छठी रात को था। तब भी हम और आप जानते हैं कि कई लोग अगर अपने परिवार और कर्मचारियों को बिना भोजन के 6 दिन और 6 रात रहने दें तो उन्हें लगेगा कि उन्होंने अपराध किया है। पर वही लोग बड़े आराम से अपने को 6 दिन, 6 सप्ताह, 6 सालों तक बिना तारीफ के रहने देंगे, जिसकी उन्हें भोजन जितनी ही ज़रूरत है। जब अल्फ्रेड लुंट अपने समय के बेहतरीन अदाकार ने रियूनियन एन वियना में मुख्य भूमिका निभाई तो उन्होंने कहा, मेरे लिए सबसे ज़्यादा कुछ ज़रूरी है तो वह है आत्मसम्मान के लिए खुराक। हम अपने बच्चों, दोस्तों और कर्मचारियों के शोषण को पोषण देते हैं पर उनके आत्मसम्मान को कभी पोषण नहीं देते। हम उन्हें एनर्जी देने के लिए गोश्त और आलू खिलाते हैं पर उन्हें तारीफ के वे शब्द नहीं सुनाते जो उनके मन में सालों तक सुंदर गीतों की तरह गूंजते रहेंगे। पॉल हार्वे ने अपने एक रेडियो ब्रॉडकास्ट कहानी का बाकी हिस्सा में बताया था कि सच्ची तारीफ कैसे लोगों का जीवन बदल सकती है। उन्होंने बताया कि कई साल पहले डेट्रॉइट की एक शिक्षक ने स्टीवी मॉरिस को क्लास में खोए एक चूहे को खोजने में मदद की थी। आइए देखिए। उसने एक बात की तारीफ की कि प्रकृति ने स्टीवी को कुछ ऐसा दिया था जो क्लास में किसी और के पास नहीं था। प्रकृति ने स्टीवी को अंधी आंखों के बदले कमाल के कान दिए थे, लेकिन यह पहली बार हुआ था कि स्टीवी ने उन कानों के बारे में तारीफ की थी। अब सालों बाद उसका कहना है कि इस तारीफ ने उसकी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर दी। उसके बाद उन्होंने अपने सुनने की क्षमता का विकास किया और वे स्टीवी वंडर के नाम से 70 के दशक के महान गायकों और गीतकारों में से एक बने। यह बातें पढ़ते समय कुछ लोग मन ही मन कह रहे होंगे, रहने दो,
मक्खन लगाना, मैं इसे आजमा चुका हूँ, यह काम नहीं करता। समझदार लोगों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। मक्खन लगाने से समझदार लोगों पर कोई असर नहीं होता। यह सतही है, स्वार्थी और झूठा है। यह काम नहीं करता और इसे करना भी नहीं चाहिए। सच में कुछ लोग तारीफ के लिए इतने भूखे और प्यासे हैं कि कुछ भी पचा लेंगे। ठीक उसी तरह जैसे भूख से मर रहा आदमी घास और मछली के कीड़े खा लेगा। रानी विक्टोरिया भी मक्खनबाजी का शिकार हो जाती थी। प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़रायली ने स्वीकार किया था कि वे रानी से बात करते समय जमकर मक्खन लगाते थे। उसके शब्दों में वे इसकी मोटी परत लगाते थे। लेकिन डिज़रायली ब्रिटिश साम्राज्य पर राज करने वाले सबसे सुलझे, निपुण और सक्षम लोगों में से एक थे। वे अपने क्षेत्र में जीनियस थे। जो चीज़ उनके काम आई, कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे और आपके काम आए। लंबे समय में मक्खन लगाने से लाभ से ज़्यादा नुकसान होगा। मक्खनबाजी नकली होती है। नकली सिक्कों की तरह यह देर सवेरे आपको परेशानी में डाल देगी। तारीफ और मक्खनबाजी के बीच फ़र्क क्या होता है? बहुत ही सामान्य सा फ़र्क है। पहली सच्ची होती है, दूसरी सच्ची नहीं होती है। एक दिल से आती है, दूसरी दांतों से। एक निस्वार्थ है तो दूसरी स्वार्थी। एक की सारी जगहों पर इज्जत है, दूसरी की निंदा। मैंने हॉल में मैक्सिको सिटी के चापू लटेपेक पैलेस में मैक्सिकन हीरो जनरल अल्वारो ओब्रेगोन की एक मूर्ति देखी। मूर्ति के नीचे जनरल ओब्रेगोन की फिलॉसफी के ये समझदारी भरे शब्द लिखे हैं: उन दुश्मनों से मत डरो जो हमला करते हैं, उन दोस्तों से डरो जो चाटुकारी करते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं चाटुकारिता की हिमायत नहीं कर रहा, बल्कि उससे बिल्कुल अलग। मैं जीने के लिए नए तरीके की बात कर रहा हूँ। मुझे दोहराने दें, मैं जीने के लिए नए तरीके की बात कर रहा हूँ। किंग जॉर्ज पंचम ने बर्मिंघम में पैलेस में दीवारों पर 6 सिद्धांत लगवाए हुए थे। उनमें से एक सिद्धांत कहता था, मुझे सिखाओ कि ना मैं सस्ती तारीफ कर लूँ और ना करने दूँ। यही चाटुकारिता है, सस्ती तारीफ। मैंने एक बार चाटुकारिता की एक परिभाषा पढ़ी जो दोहराना लायक है। चाटुकारिता का मतलब किसी इंसान को यह बतलाना है जो वह सोचता है। जो भी भाषा इस्तेमाल करें, राल्फ वाल्डो एमर्सन ने कहा था, आप वही कहेंगे जो आप वास्तव में खुद हैं। अगर सिर्फ चाटुकारिता से बात बनती तो हम सभी मानवीय संबंधों के विशेषज्ञ होते। जब हम किसी समस्या के बारे में नहीं सोच रहे होते तो हम 95% समय अपने बारे में सोचने में लगा रहे होते हैं। अब अगर हम कुछ समय के लिए अपने बारे में सोचना बंद करके दूसरे इंसान की अच्छी बातों के बारे में सोचने लगें तो हमें उस चाटुकारिता का सहारा नहीं लेना होगा जो मुंह से निकलते ही पकड़ी जाए। हमारे जीवन का सबसे ज़्यादा अनदेखा पहलू तारीफ़ है। हम अपने बच्चों की तारीफ़ नहीं कर पाते जब वे अच्छा रिपोर्ट कार्ड घर लाते हैं, और हम उन्हें प्रोत्साहित नहीं करते जब वे पहली बार केक या चिड़िया का घर बनाते हैं। बच्चों को माता पिता के प्रोत्साहन से ज़्यादा कोई चीज़ खुश नहीं करती। अगली बार जब किसी क्लब में आप कोई डिश खाएं तो शेफ को यह संदेश भिजवाएं कि उसने कमाल की कुकिंग की है। और जब एक थका हुआ सेल्समैन आपसे शिष्टाचार निभाए तो तारीफ़ के 2 शब्द कह दें। हर मंत्री, लेक्चरर और पब्लिक स्पीकर जानता है कि लोगों के सामने दिल खोलकर बोलने के बाद तारीफ न मिलने का दर्द क्या होता है। जो चीज़ प्रोफेशनल लोगों पर लागू होती है वही चीज़ ऑफिस, दुकानों और फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों, दोस्तों, परिवार वालों पर दुगनी लागू होती है। हमें अपने संबंधों में यह नहीं भूलना चाहिए
कि हमारे सहकर्मी इंसान हैं और हमें और उनमें भी तारीफ़ की भूख है। यह वह कानूनी टेंडर है जिसका सभी आनंद उठाते हैं। अपनी रोज़ की यात्राओं में कृतज्ञता की छोटी छोटी चीज़ें रखना ना भूलें। आप विश्वास नहीं करेंगे कैसे उनसे दोस्ती की नन्ही लौ निकलेगी जो आपकी दूसरी यात्रा में मसाल का रूप ले लेगी। न्यू फेयरफील्ड कनेक्टिकट की पामेला डनहम की यह जिम्मेदारी थी कि एक जेनिटर पर ध्यान दें जो काफ़ी ख़राब काम कर रहा था। बाकी सारे कर्मचारी उसका मजाक उड़ा रहे थे और हाल के रास्तों को यह दिखाने के लिए गंदा कर देते थे कि वह कितना घटिया काम कर रहा है। यह इतना बुरा था कि शॉप का समय बर्बाद हो रहा था। बिना सफलता के पाम ने इस इंसान में उत्साह जगाने की बहुत कोशिश की। एक बार उसने देखा कि उसने एक काम काफ़ी अच्छी तरीके से किया है। पाम ने सबके सामने उसकी तारीफ़ कर दी। हर दिन वह अपना काम और भी बेहतर तरीके से करने लगा और बहुत जल्द ही वह सारे काम अच्छी तरह से करने लगा। अब वह सारे काम अच्छे से करता है जिसके लिए उसे काफ़ी तारीफ़ और प्रशंसा मिलती है। ईमानदारी भरी प्रशंसा ने वह कर दिखाया जो आलोचना और निंदा नहीं कर पाए। लोगों को चोट पहुंचाने से उनमें कभी अच्छा बदलाव नहीं आता। एक पुरानी कहावत है जिसे मैंने अपने आईने पर चिपका रखा है और जिसे मैं रोज़ दिखने से नहीं चूकता। मैं इस रास्ते से सिर्फ एक बार गुजरूंगा, इसलिए अगर किसी इंसान को कोई भी उदारता मैं दिखा सकूं तो उसे आज ही दिखाऊंगा। इस काम से मैं नहीं चूकूंगा क्योंकि इस रास्ते से कभी फिर गुजरना नहीं होगा। इमर्सन ने कहा, जिस भी इंसान से मैं मिलता हूँ वह मुझसे किसी न किसी मामले में बेहतर होता है। जब यह इमर्सन के बारे में सही था तो क्या मेरे और आपके बारे में 1000 गुना सही नहीं होगा? अपनी सफलताओं और इच्छाओं के बारे में सोचना बंद करें, लेकिन यह पता लगाएं कि दूसरे इंसानों में क्या अच्छा है। चाटुकारिता भूल जाइए, सच्ची और ईमानदार तारीफ़ कीजिए, दिल खोलकर तारीफ़ कीजिए और उदारता से प्रशंसा कीजिए और लोग आपके शब्दों को दिल में बसा लेंगे और उन्हें ज़िंदगी भर दुलारते रहेंगे, भले ही आप खुद उन्हें भूल जाएं। ईमानदारी और सच्चाई से तारीफ़ कीजिए। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको इस चैप्टर का कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ बेल आइकन को हिट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।